Good morning, students. In the last lecture of mechanical properties of fluids, we learned about a cohesive force, adhesive force, and surface tension on the basis of molecular theory. Okay. Now, today we will learn the new topic. That is, first we will see the surface tension, definition of surface tension, what is the surface tension, and a new topic, surface energy. Okay. And important relation between the surface tension and surface energy. तो ये डिटेल में आज देखने वाले हैं. अब आ गया सरफेस टेंशन का पार्ट मेन. अभी तक सब थ्योरी हो गई, अब सरफेस टेंशन यानी क्या है. तो यहाँ पे आप पहले डायग्राम देख लो. ये डायग्राम में आपको कंसिडर करना है कि सपोज एक ये जो है ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आपको दिखाई दे रहा है. तो ये सरफेस ऑफ लिक्विड पे सपोज ये एक इमेजिनरी लाइन आपने ड्रॉ कर दी. तो पी क्यू क्या है? पी क्यू इज द इमेजिनरी लाइन है. सपोज ये पी क्यू की लेंथ है, इट इज इक्वल टू एल. ठीक है. तो ये इमेजिनरी लाइन है. तो जो ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन दोनों साइड में मॉलिक्यूल्स है. ठीक है. दोनों साइड में क्या है? मॉलिक्यूल्स है. तो ये सब मॉलिक्यूल्स क्या एक्सपीरियंस करेंगे? इक्वल बट अपोजिट फोर्स. ठीक है. अब इक्वल ये यहाँ से खींच रहा है, ये यहाँ से खींच रहा है, यानी ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि ये बीच से इसको टीयर करेंगे, फाड़ देंगे. ठीक है. तो ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स. ठीक है. लाइंग ऑन आइदर साइड, दोनों साइड में अगर कोहेसिव फोर्स है ना, क्योंकि एक ही टाइप के मॉलिक्यूल है तो फोर्स कौन सा रहेगा? कोहेसिव फोर्स है. तो ये अगर एक इमेजिनरी लाइन बना दी है और हर मॉलिक्यूल यानी ये मॉलिक्यूल को ये मॉलिक्यूल खींचेगा, तो कैसा खींच रहा है? तो इक्वल बट अपोजिट फोर्स से खींच रहा है. ये इसको खींच रहा है उल्टा साइड से. तो ऐसा बिहेव हो रहा है कि ये सरफेस जो है ये टीयर कर रहा है बीच से. ठीक है. टीयर यानी फाड़ दे रहा है बीच है, क्योंकि एक यहाँ से खींच रहा है, एक यहाँ से खींच रहा है. यहाँ पे भी ऐसा ही है. तो फोर्स कैसा है? इक्वल एंड अपोजिट. तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता रही हूँ कि ये यानी टेंजेंशियल फोर्स है. ये फोर्स कैसा दिखाई दे रहा है आपको? टेंजेंशियल फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है? एक्टिंग ऑन दिस लाइन. ठीक है. और कौन से साइड पे? ऑन बोथ साइड. अब यहाँ पे बोथ साइड नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर बोथ साइड लेते हैं तो नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है. तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा आइदर साइड, लाइंग ऑन आइदर साइड चाहिए था. तो मेरे हिसाब से तो बुक में बोथ साइड दिया है, पर आप इसको यहाँ पे आइदर साइड चाहिए ऐसा लगता है मुझे. तो आप आइदर साइड लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बोथ साइड अगर लिखते हैं तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दैट इज दे कैंसिल होगा ना. तो इसलिए यहाँ पे आइदर लिखना बहुत ज़रूरी है. तो ठीक है. तो इस सरफेस टेंशन की डेफिनेशन समझ में आई कि ऐसा है कि ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी है और मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? मॉलिक्यूल पे कौन सा फोर्स है? टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग कैसा है? पर यूनिट लेंथ. और ये फोर्स कैसा कर रहा है? ऐसा बिहेव कर रहा है एज इफ दे आर टियरिंग द सरफेस पार्ट. और कौन सा फोर्स है? ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स. समझ में आया? तो ये यहाँ पे खींच रहा है, ये यहाँ से यहाँ को खींच रहा है. तो ये बीच की जो लाइन है वहाँ से ऐसा लग रहा है कि सरफेस अब यहाँ से फट जाएगा. ठीक है. तो इसको ही क्या बोलते हैं? और फोर्स कौन सा है? सेम मॉलिक्यूल्स है तो कोहेसिव फोर्स है. तो यही जो टेंशन है दैट इज टेंशन T इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ. दिस टेंशन इज नोन एज सरफेस टेंशन. उसको ही क्या बोलेंगे? सरफेस टेंशन. इसलिए अब सरफेस टेंशन की डेफिनेशन देखो. सरफेस टेंशन T इज डिफाइंड एज टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन. अब यहाँ पे बोथ साइड दिया है, पर मेरे हिसाब से आइदर साइड चाहिए था. तो टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन. कहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है? ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. फ्री सरफेस पे अगर इमेजिनरी लाइन आपने ड्रॉ कर दी, जो फ्री सरफेस ऊपर का XY था अपना, वहाँ पे अगर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी आपने, और यानी टेंजेंशियल फोर्स
per unit length on both sides of imaginary line drawn on the free surface of the liquid is known as surface tension। समझ में आया? फिर surface tension तो ये टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द साइड्स बोलो, बोथ वगैरह लिखो ही मत, ऑन साइड्स ये सबको कैंसिल कर दो लगे तो, ऑन साइड्स ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। क्योंकि मुझे बहुत उसमें प्रॉपर नहीं लग रहा है, आइदर मैं अपने हिसाब से डालूंगी तो वो भी अच्छा नहीं, तो आप बेटर वे ऐसा लिख सकते हो, सरफेस टेंशन टी इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन sides of an imaginary line drawn on the free surface of the liquid। ठीक है, तो T की वैल्यू क्या है? T इज इक्वल टू F अपॉन L। अब F का यूनिट क्या है? F अपॉन L है, तो F का यूनिट न्यूटन और लेंथ है तो इसका यूनिट मीटर। सो द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब देखेंगे व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन। अब डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन निकालेंगे कि सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू क्या था? F अपॉन L। डायमेंशंस ऑफ F लिखो, L1 M1 T माइनस 2। these are the dimensions of force upon length L raised to the power 1, that is it is equal to क्या होगा? L1 minus 1, that is L raised to the power 0, M raised to the power 1, T raised to the power minus 2। these are the dimensions of surface tension। L0 M1 T minus 2 are the dimensions of surface tension। and what is the SI unit of surface tension? Newton per meter। ठीक है, this is the SI unit of surface tension। ओके, समझ में आया सरफेस टेंशन का पार्ट? T इज इक्वल टू F अपॉन L, ये याद रखना है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने पहले ही बताया था स्टार्ट हो तो ही अपना वीडियो कि ग्रीस, वही एग्जाम्पल्स लिखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ सरफेस टेंशन। ग्रीस नीडल फ्लोट्स ऑन द स्टेडी सरफेस ऑफ द वाटर। जो ग्रीस नीडल है, नीडल को अगर ग्रीस कर दिया तो वो फ्लोट होती है स्टेडी सरफेस ऑफ द वाटर। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सरफेस टेंशन। जैसे बोला था, इंसेक्ट लाइक स्पाइडर वॉक ऑन द सरफेस ऑफ स्टेडी वाटर एंड व्हाइल वॉकिंग देयर फीट प्रोड्यूसेस डिम्पल्स ऑन द सरफेस विदाउट रप्चरिंग द फिल्म। ऊपर का सरफेस ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ स्ट्रेच मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर स्पाइडर अगर वॉक करता है तो वॉक करते समय ऐसे डिम्पल गिरते हैं पर वो रप्चर होती नहीं है फिल्म। ठीक है, और रेड ड्रॉप एंड सोप बबल्स क्या करते हैं? स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ मर्क्यूरी भी कंसिडर करेंगे, रेन ड्रॉप्स, सोप बबल्स एंड स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑलवेज टेक्स कैसा, अगर उस छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को एक होने के बाद में क्या मिलता है? स्पेरिकल शेप। तो ये भी ड्यू टू द सरफेस टेंशन है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सरफेस टेंशन। अगेन फोर्थ नंबर क्या है कि जो रेन वाटर है वो पास नहीं होता है अपने फैब्रिक, अम्ब्रेला के फैब्रिक से, अम्ब्रेला के कपड़े से, जो जहाँ से टाइनी होल्स है, छोटे छोटे होल्स है वहाँ से, तो रेन वाटर उसमें से आता नहीं है। अम्ब्रेलास को ही नहीं है, टेंट्स, रेन कोट्स, उसको भी छोटे छोटे बारीक बारीक होल्स है, एकदम स्मॉल, तो वहाँ से रेन वाटर पास नहीं होता है। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन। एंड वाटर सरफेस ऑफ स्टील पॉन्ड अपीयर एज अ फिल्म। एक पॉन्ड है, अगर पॉन्ड जो है वहाँ पे जो सरफेस ऑफ द वाटर ऐसा लग रहा है कि एकदम शांत है और ऐसा लग रहा है एक आधी फिल्म है, तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अपने हैंडराइटिंग में राइट करो, यानी आपका अभी हो जाता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल 2.4। अ बीकर पढ़ते हैं पहले ये एग्जाम्पल को। क्या है एग्जाम्पल? अ बीकर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस दी है बीकर की 10 सेंटीमीटर। अब रेडियस ना लिखते हुए यहाँ पे रेडियस डिनोट करते हैं एल, जो रेडियस जो है, सॉरी, रेडियस को डिनोट करते हैं आर से। आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ a beaker of radius 10 centimeter is filled with water. Calculate force of tension on any diametrical line. ठीक है, on its surface पे अब स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कंसिडर करना है। तो रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो डायमेट्रिकल लाइन
पे सरफेस टेंशन की वैल्यू निकालनी है तो डायमीटर क्या होगा, इट इज सपोज वी डिनोटेड बाय एल, इट इज इक्वल टू ट्वाइस आर, ठीक है, इट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर यानी इट इज इक्वल टू 0.2 मीटर, ठीक है। सरफेस टेंशन कितना दिया है, T इज इक्वल टू 0.75 न्यूटन पर 0.075, T इज इक्वल टू 0.075 ऐसा दिया है, T इज इक्वल टू 0.075 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो क्या निकालना है, फोर्स। देखो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज कैलकुलेट द फोर्स, क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन दैट इज F इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू F अपॉन L, ये है। तो F क्या है, F की वैल्यू निकालनी है तो इसलिए F इज इक्वल टू T इंटू L आता है। तो T की वैल्यू दी है, इट इज 0.075 मल्टीप्लाइड बाय L की वैल्यू निकाली है आपने 0.2, इट इज इक्वल टू कितनी आती है 0.015 न्यूटन, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, ओके, समझ में आया। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेस ऑन द फॉर्मूला T इज इक्वल टू F अपॉन L, ठीक है। नेक्स्ट इजी कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो सरफेस टेंशन है, अब उसके सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या है सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट। पर उसके पहले एक छोटा सा ये देखेंगे, ये एग्जाम्पल हमने देखा है, ठीक है। तो अब सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्या है सरफेस एनर्जी का। तो जो अब फिर से वही कॉन्सेप्ट है अपना, ये जो मॉलिक्यूल्स है वही अपनी डायग्राम वही कंसिडर करनी है। तो मॉलिक्यूल्स क्या, हर एक मॉलिक्यूल जैसे A था इनसाइड द लिक्विड, B का थोड़ा सा पार्ट था यहाँ पे और C हाफ हाफ था, ये हमने देखा है, ठीक है। तो ये क्या एक्सपीरियंस करते हैं, ऑल द मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ कोहेजियन। तो दैट इज क्या एक्सपीरियंस करते हैं, कोहेजिव फोर्स, ठीक है, यानी ऑल द मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस अ पुल इनसाइड द लिक्विड। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे वर्क हो रहा है कुछ तो भी, यानी पुल हो रहा है ना, तो वर्क इज टू बी डन, दिस वर्क इज डन, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ये स्टोर होगा इन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, दे पोजेसेस एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द लिक्विड। अंदर के जो मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड वाले मॉलिक्यूल की, इनसाइड मॉलिक्यूल इट इज लेस देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादा नीचे लाना है ना, तो इसलिए ज़्यादा वर्क होने वाला है। तो वर्क इज़ डन वर्क डन ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि वो सरफेस पे है, लिक्विड के सरफेस पे है, बाकी तो अंदर ही है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द मॉलिक्यूल ये कम रहेगी, और पोटेंशियल एनर्जी जो सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल है उनकी ज़्यादा रहेगी। समझ में आया ये पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या, वर्क इज टू बी डन टू पुल द मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड, वर्क डन करना है टू पुल द मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड, हेंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड कैसी रहेगी, ग्रेटर रहेगी देन द पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द लिक्विड, ओके, क्योंकि वर्क ज़्यादा करना है ना, सरफेस ऑफ द लिक्विड से उसको नीचे लाना है, और ये तो अंदर ही है, इसलिए पोटेंशियल वर्क ज़्यादा जिसका रहेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, क्योंकि वर्क इज टू बी डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो सरफेस ऑफ द, अभी हमने देखा कि मॉलिक्यूल जो सरफेस ऑफ द लिक्विड पे है उनकी एनर्जी ज़्यादा रहेंगी कंपेयर टू द इनसाइड, लिक्विड के इनसाइड जो मॉलिक्यूल है उनसे। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उनको ही क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज सरफेस एनर्जी, ये एनर्जी को ही क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी,
ठीक है, समझ में आया सरफेस एनर्जी की यानी क्या है? तो कि ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड जो मॉलिक्यूल है उनको अंदर पुल किया जाता है, तो जो वर्क डन होता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। अब सरफेस पर के जो मॉलिक्यूल है उनको खींचने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी लगेगी इनसाइड मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है इट इज़ नोन एज सरफेस एनर्जी। तो आपके बुक में ऐसा कुछ डेफिनेशन स्पेसिफिकली दी नहीं है, पर ये डेफिनेशन है अपनी लास्ट ईयर की बुक में दी थी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी नहीं, सरफेस एनर्जी क्या है फिर? द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट, आइसोथर्मल यानी कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड सरफेस पर यूनिट एरिया, the potential energy per unit area of the liquid surface under isothermal condition is called as the surface energy per unit area, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। समझ में आई डेफिनेशन सरफेस एनर्जी की? द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, पोटेंशियल एनर्जी, अब एरिया यानी ऊपर से है नीचे ला रहे हैं ना, तो वर्क डन ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहेगी उसकी, तो इसलिए द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, टेम्परेचर कैसा चाहिए? कांस्टेंट, इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब एनर्जी है तो उसका यूनिट क्या? जूल रहेगा, एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट इज अर्ग, और उसके डायमेंशंस क्या रहेंगे? L2m1 T⁻⁻²। These are the dimensions of surface energy, ठीक है। सरफेस एनर्जी आपको समझ में आया होगा। तो इसमें इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो जितनी मैंने जो बड़बड़ की है वो पूरी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर, यही नोट्स है अपनी। अब नेक्स्ट थोड़े से उसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखने हैं। तो जो सरफेस पे, जैसे मैंने अभी बोला कि जो मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड है वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे? इनवर्ट पुल एक्सपीरियंस करेंगे। जो यहाँ पे है सरफेस ऑफ द लिक्विड वो एक्सपीरियंस करेंगे, अंदर पुल एक्सपीरियंस करेंगे। तो जो है अंदर के ये जो पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो यही सब यहाँ पे लिखा है कि लिक्विड सरफेस ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। सो ये अब क्या होगा? अंदर पुल होने की वजह से ये लिक्विड सरफेस है, ये क्या करेगा? ये ट्राई करते रहेगा कि अपना सरफेस एरिया कम हो, ठीक है। तो ये जैसे यही याद रखना है आपको। तो सेकंड पॉइंट में आपको दिखाई दे रहा है कि व्हेन अ नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कोलिज एंड फॉर्म अ ड्रॉप, अभी देखा छोटे छोटे ड्रॉपलेट मिलके एक बड़ा सा ड्रॉप बनता है। कोलिज अगर कठिन जा रहा है तो मिक्स टुगेदर भी आप बोल सकते हो यहाँ पे। तो फॉर्म अ ड्रॉप, देयर इज रिडक्शन इन द टोटल सरफेस एरिया। अब छोटे छोटे अगर ड्रॉपलेट्स रहते हैं तो एरिया ज़्यादा लगता था जैसे ऐसे, पर अब क्या हो गया? सब मिलके एक पूरा ड्रॉपलेट बनता है। तो अगर ये जब मिक्सिंग होती है तो एरिया क्या होता है? कम हो जाता है। तो इन दिस केस एनर्जी इज रिलीज टू द सराउंडिंग, ठीक है। तो देयर इज रिडक्शन इन द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया रिड्यूस होता है बिकॉज ऑफ दिस। अगर ऐसे ऐसे ड्रॉपलेट्स अगर ऐसे रहे और उनको एकत्रित कर दिया यानी कोलेज कर दिया तो वो एक सिंगल ड्रॉप बन जाता है। तो इसलिए क्या बोलेंगे? इट रिड्यूसेस द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और इन दिस केस एनर्जी रिलीज इनटू द सराउंडिंग एंड दैट एनर्जी इज नोन एज सरफेस एनर्जी, ठीक है। तो ये सिर्फ याद रखने हैं, आपको सिर्फ रीड करना है इसको, ये पॉइंट्स को, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको रीड करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। बहुत इजी एक्सप्रेशन है, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। और ऐसा आता है क्वेश्चन की डिराइव द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। इसके बीच में रिलेशन डिराइव क्या है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम की तरफ देखो। डायग्राम में आपको एक रेक्टेंगुलर फ्रेम दिखाई दे रहा है। क्या है रेक्टेंगुलर? ये रेक्टेंगुलर फ्रेम का नाम है PQRS। तो यहाँ पे अगर पढ़ते हैं तो कैसा पढ़ेंगे आप? PSRQ,
ठीक है। PSRQ ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है अपनी, PSRQ यानी ये वाले पार्ट, या QP भी बोल सकते हैं, QPSR ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है। अब क्या है यहाँ पे जो QR ऐसे ये जो साइड है ये ऐसी रखी है कि ये मूव हो सकती है विदाउट एनी फ्रिक्शन, ठीक है। और ये QR जो है इट इज़ मूवेबल है ये साइड, और उसकी लेंथ कितनी है, इट्स लेंथ इज L, उसकी लेंथ ली है L, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, और ये फिट कर दिए है बिटवीन ये P' और S' में फिट कर दी है, ठीक है। तो ऐसी रेक्टेंगुलर फ्रेम को कंसिडर करना है P', S', ठीक है। तो ये तो पहले रेक्टेंगुलर ये कंसिडर करते हैं, और पूरी रेक्टेंगुलर फिल्म कैसी है अपनी, P', उसमें QR कैसा है, मूवेबल है, और QR की लेंथ कितनी है, L, कैपिटल L इज द लेंथ ऑफ QR, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये फ्रेम को डिप करेंगे किसके अंदर, एक सोप सॉल्यूशन पे डिप करेंगे, ठीक है। सोप सॉल्यूशन में अगर डिप करने के बाद में उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। अब सोप सॉल्यूशन में आप जैसे आप बहुत सारे बबल का गेम बच्चे खेलते हैं कि एक आपको रिंग दी जाती है और आप वो सोप सॉल्यूशन में इंसर्ट करते हो, तो आपको वो रिंग पे क्या दिखाई देता है, एक फिल्म तैयार होती है। वैसे ही अगर ये फ्रेम को आप डिप करोगे तो क्या होगा वो, और आप उसको फिर ब्लो करते हो तो बबल तैयार हो जाता है, सोप बबल्स तैयार हो जाते हैं। वैसे ही अब ये फ्रेम अगर आप सोप सॉल्यूशन में अगर डिप करते हो तो क्या होगा, अ फिल्म इज फॉर्म, ठीक है। और जो QR है ये क्या होगा, ये मूवेबल है, QR पार्ट कैसा है, मूवेबल है, वो क्या होगा, वो अंदर पुल होते जाएगा, ठीक है। तो ये QR एक्सपीरियंसेस अ इनवर्ट फोर्स F, ठीक है। और इसलिए अगर ये QR अंदर की तरफ जाने की वजह से क्या होगा, इट डिक्रीजेस, क्या डिक्रीज होगा, सरफेस एरिया, इट डिक्रीजेस सरफेस एरिया, ठीक है। क्या डिक्रीज होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, क्योंकि जो QR है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, इनवर्ट पुल यानी फोर्स, इनवर्ट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये इनवर्ट फोर्स की वैल्यू क्या रहती है वो लिखेंगे, इनवर्ट फोर्स की वैल्यू क्या है, तो इनवर्ट फोर्स, दिस इनवर्ट फोर्स इज डिनोटेड बाय F एंड इट हैज़ अ वैल्यू, जैसे आपने अभी देखा था T = F/L, ये सरफेस टेंशन की वैल्यू है। वैसे ही क्या होगा, F = T × L, ये वैल्यू रहेगी। बट L कैसा दिखाई दे रहा है, ये फिल्म को दो साइड है, एक अपर साइड और एक नीचे जो दिखाई नहीं दे रही है वो दूसरी साइड भी है, इसलिए सिर्फ L न लेते हुए यहाँ पे क्या लेना चाहिए, 2L। 2L क्यों लेते हैं, बिकॉज द फिल्म हैज़ दो सरफेस है, 2 सरफेस है। फर्स्ट है अपर सरफेस एंड सेकंड वन इज लोअर सरफेस, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 2L लिया है, ठीक है। तो क्या आएगा, F = T × 2L। अब क्या इमेजिन करना है कि ये F क्या कर रहा है, इसको QR को अंदर पुल कर रहा है, तो ऐसे ही एक एक्सटर्नल फोर्स F' उसको क्या कर रहा है, बाहर खींच रहा है, अप्लाइड आइसोथर्मली विथ कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल यानी विथ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अब ऐसा कंसिडर करना है कि F' इज अ फोर्स विच पुल्स द QR in outward direction and it is equal and opposite force। कैसा फोर्स है ये, इक्वल। F' कैसा है, F' is a force which pulls QR, क्या कर रहा है, ये पुल कर रहा है QR को, और वो कैसा है, इक्वल है और अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट टू F, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट टू F है। तो इसलिए अब वो पुल करेगा तो क्या होगा, अगेन QR कहाँ पे आ जाएगा, QR आ जाएगा Q' R' पे, ठीक है। वो पुल करेगा F' की वजह से QR कहाँ पे आ जाएगा, QR आ जाएगा Q' R' की वजह से। अब क्या हो गया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, इसकी वजह से सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया,
समझ में आया क्या ये क्या क्या किया है हमने कि ये जो फ्रेम है P डैश P S S डैश, ये फ्रेम को क्या किया है, P डैश P S S डैश फ्रेम को लिक्विड सोप सॉल्यूशन में डिप किया है। डिप करने के बाद में क्या हो गया, वहाँ पे फ्रेम एक सोप फिल्म तैयार हो गई है। सोप फिल्म तैयार हो गई है तो क्या हो गया, ये QR जो साइड है वो कैसे है, मूवेबल साइड है, तो वो क्या होगी, अंदर खींची जाएगी बाय द फोर्स F, और उसकी वैल्यू क्या है, F इज इक्वल टू T इंटू ट्वाइस L। ठीक है, अब उसको फिर से बाहर लगाना, खींचना है तो बाहर लाना है तो एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करना पड़ेगा, इमेजिनरी फोर्स, इट इज नोन एज F डैश। F डैश क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है बाहर की तरफ खींच रहा है, तो सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा, और कहाँ तक, QR को खींचेगा अप टू द पोजिशन Q डैश R डैश तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, Q डैश R डैश तक वो खींचेगा। ठीक है, तो ये वर्क होगा, वर्क इज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स F। अब ये खींच रहा है, यानी ये फोर्स F इसको इनवर्ड खींच रहा है और F डैश बाहर खींच रहा है, तो वर्क हो रहा है, वर्क इज डन अगेंस्ट फोर्स F। ठीक है, एंड दैट वर्क डन इज गिवन बाय द फॉर्मूला, स्मॉल वर्क है तो इसलिए उसको DW से दिखाते हैं। DW इज इक्वल टू, कौन कर रहा है वर्क, F डैश, और जो एरिया से खींच रहा है, यानी ये जो डिस्टेंस, यानी QR से वो Q डैश R डैश बन गया, तो ये डिस्टेंस कितना है, थ्रू द डिस्टेंस DX। तो फोर्स वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रहता है, तो फोर्स कौन सा है, F डैश है, और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, DX। DQ लगा है, छोटा सा वर्क डन है छोटे से डिस्टेंस के लिए, इसलिए स्मॉल दिखाना है तो DW से दिखाते हैं। स्मॉल वर्क इज टू बी डन टू पुल द QR अप टू Q डैश R डैश, QR को Q डैश R डैश तक लाने के लिए, ये डिस्टेंस स्मॉल कवर करने के लिए DX एक फोर्स लगाएंगे F डैश, तो वो कैसा, ये वर्क डन कैसा रहेगा, DW इज इक्वल टू F डैश DX। ठीक है, तो यही आगे यही सब दिया है। देखो ये जो वर्क डन है DW इज इक्वल टू F डैश DX। अब DX जो है ये F डैश की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, F डैश यानी इट इज इक्वल एंड अपोजिट बोला है ना, तो F डैश इज इक्वल टू F की वैल्यू क्या है, इट इज T इंटू ट्वाइस L, ये वैल्यू है, तो बस उसको ही सिर्फ मैंने यहाँ पे DX अंदर ले लिया है, T इंटू ट्वाइस L DX। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से वही F की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। ट्वाइस L DX क्या है, ट्वाइस L DX जो ब्रैकेट में दिख रहा है, इट इज इंक्रीज इन एरिया ऑफ टू सरफेसेस ऑफ फिल्म। ठीक है, एरिया जो इंक्रीज हो गया है, ये खींच रहा है तो एरिया इंक्रीज होगा Q डैश R डैश तक, तो ये जो इंक्रीज इन एरिया वो किससे दिखा रहे हैं, 2L DX, इंक्रीज इन एरिया ऑफ टू सरफेसेस ऑफ फिल्म, एंड इट इज इक्वल टू, वो एरिया की वैल्यू कितनी है, इट इज इक्वल टू DA। ठीक है, ये यहाँ पे लिख गया है DA। सो DW इज इक्वल टू, अब 2L DX के लिए क्या लिखेंगे, इट इज DW इज इक्वल टू T इंटू DA। ठीक है, ये स्मॉल वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, DW इज इक्वल टू T इंटू DA। दिस वर्क डन, अब ये वर्क डन कैसा है, टू स्ट्रेचिंग द फिल्म इन एरिया DA। तो अब वर्क डन हो गया, तो इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसके फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, और इसको ही क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज सरफेस एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ही क्या था अपना, सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, ये वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी नोन एज सरफेस एनर्जी। तो सो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई, इट इज इक्वल टू T इंटू DA। ठीक है, तो दिस इज द, अब यहाँ पे टेंशन भी, सरफेस टेंशन भी है, सरफेस एनर्जी भी है, तो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू T इंटू DA। तो यही है, दिस इज रिलेशन, यही रिलेशन है अपना बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। ठीक है, क्या है, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू T इंटू DA। ठीक है, तो यही लिखा है,
समझ में आया। फिर ये जो स्मॉल वर्क डन हो रहा है, तो ये टू इंक्रीज द एरिया ऑफ टू सरफेसेस ऑफ फिल्म सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या है, ये सरफेस एनर्जी, इसलिए DW को क्या लिखा है अब, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू T इंटू DA। यही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू T इंटू DA। ठीक है, तो यही है रिलेशन बिटवीन द सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होगी फिर, सरफेस टेंशन इट इज इक्वल टू द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, दैट इज सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी T इज इक्वल टू क्या होगा, पर यूनिट एरिया DA। ठीक है, तो ये समझ में आया। ये यहाँ तक आपको ये 4 मार्क्स के लिए एक्सप्रेशन आ सकता है। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो। मैं ये सब इरेज करती हूँ डाटा। तो ये है अपना एक्सप्रेशन फॉर द रिलेशन बिटवीन द सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस एक्सप्रेशन नाउ वी सॉल्व द एग्जाम्पल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक छोटा सा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो यही एक्सप्रेशन के बेस है, इसलिए अभी लेना पड़ेगा। तो कैलकुलेट पढ़ती हूँ पहले। कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग सोप बबल। सोप बबल तैयार करना है तो ब्लो करना है ना, तो वो रिंग को ब्लो करते हैं। ठीक है, ये रिंग है तो उसको डिप करते हैं सोप सॉल्यूशन में और फिर उसको ब्लो करते हैं। तो क्या वर्क डन होता है, तो ये वर्क डन आपको निकालना है। कैलकुलेट द वर्क डन। ठीक है, W से दिखाएंगे। इन ब्लोइंग अ सोप बबल टू अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सोप बबल R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया है। द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सोल्यूशन T इज इक्वल टू कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। ये है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्या निकालना है, वर्क डन। तो अब सोप बबल को फिर से 2 सरफेस है, आउटर सरफेस, ये आउटर सरफेस भी है और इनर सरफेस भी है, अंदर का भी सरफेस है, इसलिए एरिया निकालना पड़ेगा पहले। A इज इक्वल, क्योंकि एरिया वर्क डन क्या रहता है अपना, वर्क डन का फॉर्मूला W इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया DA। तो एरिया पहले निकालना पड़ेगा आपको। तो A इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू, और बबल है इसलिए क्या आएगा फिर 4πr²। ठीक है, बबल है इसलिए। तो क्या मिला आपको, 8πr²। ओके, तो अब DA क्या है, सिर्फ एरिया नहीं है, इट इज DA इज नोन एज चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया तो क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल एरिया 0 है। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज इट इज इक्वल टू 8πr²। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 8 इंटू 3.14 इंटू 0.01, ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में करेंगे, 0.01 मीटर, 0.01 मीटर उसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो इसका आंसर आप निकालोगे कि 0.00251 मीटर स्क्वायर। अब वर्क डन निकाल सकते हो इजीली। वर्क डन इज इक्वल टू T इंटू DA। T की वैल्यू आपको मालूम है, 2.5 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड बाय 0.00251। ओके, तो इसका अगर कैलकुलेट करते हो तो इट इज इक्वल टू 6.275 इंटू 10⁻⁻5 जूल, ये आंसर आता है। तो दिस वर्क डन against the force of surface tension to change the surface area of a liquid is stored as surface energy of the liquid। ये जो वर्क डन है ये कैसे स्टोर होगा, in the form of surface energy। ठीक है, तो आज ये पूरा टॉपिक अपना कवर हो गया है सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का। तो नेक्स्ट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको आप लर्न करो, पहले तो राइट करो, रीड करो। ठीक है, तो अगले मेरे वीडियो में फिर से मिलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।